हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 7 सितंबर 2022। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जो कल रात तक की सुर्खियों से बने सारे एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट डाउन करते चलिए। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे आप नोट करते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का थंबनेल देख लीजिए कि इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं जो आज का मोटिवेशन कोट है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेशन को। क्या कह रहा है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। क्या बनना है, जोशीला और जुनूनी। जो कि मैं ऑलरेडी हमेशा बताती हूँ कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए और विश्वास रखिए खुद पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए क्या कि परिश्रम का फल और क्या होता है, जो आपका हार्ड वर्क है, आपका जो परिश्रम है, उसका जो फल है, फ्रूट है, वो क्या है, सफलता, सक्सेस ही है। बस जुनूनता के साथ, जोशीलापन के साथ, विश्वास के साथ आप परिश्रम करते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपको अपने माइंड में बना के रखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के फटाफट ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए शेयर की जाती हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी PDF कुछ दिन से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट आज मैं तुरंत इसको शेयर कर दूँगी, तो जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। बाकी पता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, तो लाइक करना तो बनता है, कर दीजिए फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन, इसको स्टार्ट बना लीजिए, छपा मिलेगा क्वेश्चन आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB को कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि किस राज्य में पिछले 8 वर्ष के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह, क्या पूछा है क्वेश्चन, राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये राजद्रोह होता क्या है। राजद्रोह होता क्या है, तो सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना, यही क्या है, राजद्रोह है। सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना, यही क्या है, राजद्रोह है। और इस राजद्रोह का जो उल्लेख है धारा 124A, धारा 124 में इसका क्या है, उल्लेख है। और ये जो धारा है, ये राजद्रोह के मामले में जो धारा है, इसको 1870 में शामिल किया गया, 1870 में इसको शामिल किया गया था। और पूछे, अब हम लोग मेन अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जिसमें ये पूछा है कि पिछले 8 वर्ष के दौरान सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में देखे गए हैं। तो वो कौन सा राज्य है, असम। कौन सा राज्य है, असम। पहले पे असम है, सेकंड पे हरियाणा है, एंड थर्ड पे आपका झारखंड है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना, असम, हरियाणा, झारखंड। असम में सबसे ज़्यादा पिछले 8 वर्षों के दौरान, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे झारखंड है। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे एक भी केस राजद्रोह के मामले के दर्ज नहीं किए गए? बिल्कुल, वो कौन सा है, मेघालय एंड मिजोरम। मेघालय और मिजोरम, इन दोनों राज्य में राजद्रोह के कोई भी मामले दर्ज नहीं किए गए, कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, दोनों कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं। तो मेघालय मिजोरम में नहीं है, असम, हरियाणा, झारखंड में ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि NCRB जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, होम मिनिस्टर। तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेलंगाना में ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर, ये पहले भी चर्चा में था, अभी कल द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो सोचा मैंने इसको लाओ, मैं ले लेती हूँ ताकि आपका रिविज़न हो जाए। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर जो है, इसके संबंध में आपको विचार करना है कि ये है क्या, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो रामप्पा मंदिर है, यह एक बौद्ध मंदिर है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। यह एक बौद्ध मंदिर है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। सेकंड, यह
काकतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है, या काकतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2021 में मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि यह एक बौद्ध मंदिर है तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि बौद्ध मंदिर नहीं, ये क्या है, हिंदू मंदिर है। क्या है, हिंदू मंदिर है। तो एक इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। एंड सेकंड काकतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और 2021 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, इसीलिए चर्चा में तब बना हुआ था। तो इस हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड लाइन आपका क्या है, ये सही है। ये है तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, जिसको यूनेस्को के द्वारा 2021 में ये घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये जो काकतीय वास्तुकला यहाँ लिखा है, तो ये कौन सी, किस मंदिर निर्माण, मतलब किस वास्तुकला की थी, तो बेसर, ये भी आपको ध्यान रख देना है कि बेसर मंदिर निर्माण वास्तुकला थी। काकतीय वास्तुकला जो है ये कौन से मतलब कला शैली का उदाहरण है, बेसर मंदिर निर्माण वास्तुकला थी, जिसे काकतीय राजवंश जो था ये कब से कब तक, 1663 से 1323 सीई के शासन के दौरान विकसित किया गया था, जिसे आज जो है पूर्वी दक्कन के रूप में जाना जाता है, किसे पूर्वी दक्कन के रूप में जाना जाता है, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्या है, शामिल हैं। और ये जो है चालुक्य वास्तुकला से प्रभावित है। ये कौन से वास्तुकला से, चालुक्य वास्तुकला से क्या है, वास्तुकला से प्रभावित है। द्रविड़ वास्तुकला और नागर भूमिजा शैलियों का एक संलयन, जिसमें सैंड बॉक्स तकनीकी का उपयोग विमान क्षैतिज चरणबद्ध टावर के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्ज़ाम में छपा मिलेगा। तो जब छपा मिलेगा तो क्यों ना हम अभी ही तैयार कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। 29 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, 29 सितंबर से स्टार्ट होगा और 12 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, ये कौन से नंबर का है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ये किस नंबर का है, 36 नंबर का है। और ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपने देख लिया, आयोजन कब से कब तक होगा, और ये आयोजन होने कहाँ वाला है, तो ये कहाँ आयोजित होगा, ये होगा गुजरात में। कहाँ होगा, ये गुजरात में होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला कब से कब तक होगा, 29 सितंबर टू 12 अक्टूबर तक होगा। सेकंड क्वेश्चन है कहाँ आयोजित होगा, सेकंड का आंसर है गुजरात में आयोजित होने वाला है। एंड ये किस नंबर का है, तो 36 नंबर का है। और इसमें जो शुभंकर होने वाला है वो शुभंकर क्या रखा गया, सावज। क्या रखा गया है, शुभंकर सावज रखा गया है। ये आपको दिख रहा होगा, इसका जो मैस्कॉट है शुभंकर है वो है सावज है। सावज, ये सावज जो है एक गुजराती शब्द है। सावज जो है ये एक क्या है, गुजराती शब्द है। ये क्या है, एक गुजराती शब्द है। क्लियर, जिसका अर्थ क्या होता है, इस गुजराती शब्द सावज का अर्थ होता है शेर। क्या होता है, शेर होता है। यह शुभंकर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर, और शुभंकर के साथ ही खेलों के गान का भी अनावरण हुआ है। इस गान में जो है वो है, क्या रखा गया है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसी के उस पर आधारित है। क्लियर, और जो 36वां राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात में स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर, गुजरात में स्टार्ट हो रहा है। गुजरात के 6 शहरों में, गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन होगा। वो कौन कौन से 6 शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर। फिर से बता रही हूँ, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर में ये होने वाला है।
क्लियर। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ छपेगा, क्यों कह रही हूँ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये 7 वर्ष के बाद स्टार्ट हुआ है। 7 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया गया है, 7 वर्षों के बाद। इसके पहले ये 2015 में केरल में हुआ था, इसके पहले ये 2015 में केरल में इसका आयोजन हुआ था। और उसके 2015 के बाद ये अभी 2022 में 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके अभी शुभंकर और गान का अनावरण हुआ है, इसीलिए चर्चा में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या किए जाने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल करके क्या किए जाने की घोषणा है? ये कर्तव्य पथ। क्या कह रहा है कि जो राजपथ है, ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर इंडिया गेट है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, इसके बीच का जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो रेजिडेंस जो है, और फिर ये जो राजपथ है, इन दोनों के बीच का जो 3 किलोमीटर, यहाँ तक 3 किलोमीटर में फैला जो सड़क है, यही क्या है? राजपथ कहलाता है। यही राजपथ, इसी का नाम राजपथ है। और ये जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का क्या है? हिस्सा है। तो जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उन्हीं के मुताबिक ये बताया गया है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये 8 सितंबर को क्या करेंगे? जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, उसी का क्या करने हैं उद्घाटन करने वाले हैं। तो विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक के खंड को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का नाम दिया गया है। विजय चौक से इंडिया तक का जो खंड है, पार्ट है, उसको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नाम दिया गया है। ये जो राजपथ है, ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो राजपथ है, इसको अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो था किंग्सवे के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? किंग्सवे के नाम से, किंग्सवे के नाम से जानते थे। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया, राजपथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजपथ। लेकिन किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद क्या है? किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद राजपथ है। क्लियर। तो स्वतंत्रता दिवस में अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, तो उन्होंने अपने उसमें भाषण में 5 प्रण, ये मैंने बताया भी था, 5, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 5 प्रण का जिक्र किया था। और उस 5 प्रणों में उनका प्रण था, क्या था? औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। उन 5 प्रणों में, उन 5 वचनों में क्या था? एक था औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। तो राजपथ को कर्तव्य पथ कर देना, नाम बदल देना, राजपथ का कर्तव्य पथ में कर देना, उसी प्रण की दिशा में बढ़ाया गया एक क्या है? कदम है। उसी दिशा में आई थिंक ये समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि इसका राजपथ का नाम कर्तव्य पथ क्यों रखा गया। तो फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर भी कर दीजिए, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल्सा फिश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी यूपीपीसीएस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हिल्सा फिश किन 2 देशों के बीच कूटनीति में भूमिका निभाती है? कौन सी फिश? हिल्सा फिश। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच। हिल्सा फिश जो है, ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसकी पसंदीदा ये हिल्सा मछली जो है पश्चिम बंगाल की, यानी कोलकाता के बाज़ारों में ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये कोलकाता के बाज़ार में 1 या 2 दिन में पहुंच सकती है, और यह इस सीज़न की पहली खेप होगी जो पहुंचने वाली है। क्या हुआ है? बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा त्यौहार से पहले 2450 टन, दुर्गा पूजा से पहले 2450 टन हिल्सा मछली के निर्यात को अनुमति दे दी है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये 1-2 दिन में पहुँच जाएगी। क्लियर। तो ये अभी इन्होंने अनुमति दी है। त्योहारी सीजन है, तो इसी के दौरान ये हिल्सा मछली जो है, ये कई लोग क्या करते हैं, जो शाक्त देवी हैं,
शाक्त देवी, क्योंकि वो दुर्गा पूजा आ रहा है। तो और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का क्या है, उसको दुर्गा पूजा जो है वो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है। ठीक है, दुर्गा पूजा को अभी शामिल किया गया था 14वें नंबर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी अमूर्त धरोहर है, 14 है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो इस 14वें में कौन है, यही दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। तो ये दुर्गा पूजा आ रहा है, तो ये जो शाक्त देवी दुर्गा देवी को क्या किया जाता है, हिल्सा फिश की कई लोग क्या करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए ये कोलकाता के बाज़ार में 1 या 2 दिन में पहुंच सकती है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने 2450 टन क्या है, 2400 यानी 2450 टन हिल्सा फिश की क्या की है, निर्यात को अनुमति दी है। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 86%, वैश्विक स्तर पर ग्लोबली रिकॉर्ड पर देखा जाए तो 86% हिल्सा जो मछली है, हिल्सा मछली जो है ये बांग्लादेश के पानी में पाई जाती है। ये मछली अपने स्वाद के कारण बहुत ही बेशकीमती मानी जाती है। क्या हुआ था 1996 में, 1996 में शेख हसीना जब पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, 1996 में ये बांग्लादेश की शेख हसीना, ये यहाँ की शेख हसीना जो है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो 1996 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तभी से वो क्या करती हैं, भारत के साथ अपना जो उनका कूटनीति है टूल किट के रूप में, उनका जो कूटनीति है टूल किट के रूप में हिल्सा मछली का निर्यात और उपहारों का वो क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हिल्सा मछली जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीति में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। कितने जिले, 3 नए जिले, कितने जिले, 3 नए जिलों का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और अब ये 3 नए जिले जब बने हैं तो अब टोटल कितने जिले हो गए हैं, तो अब हो गए हैं 31, पहले 28 थे, अब 3 नए ऐड किए गए हैं, टोटल हो गए हैं 31 जिले। तो ऐसा क्वेश्चन अभी भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ महीने पहले, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने जोड़े गए थे, 13 जोड़े गए थे। तो 13 पहले थे, 13 जोड़े गए, वहाँ 26 हो गए और यहाँ पे 31 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो वहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, क्लियर। और छत्तीसगढ़ जो है ये एमपी से, एक मिनट, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से सन 2000 में क्या किया गया था, अलग किया गया था। सन 2000 में इसको अलग किया गया था। और छत्तीसगढ़ का ही जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है, नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है 53वें नंबर का, वो कौन सा है, गुरु घासीदास है, गुरु घासीदास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इन शॉर्ट इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है। फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ रही हूँ। क्या कह रहा है कि इसरो के द्वारा अभी हाल ही में इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर तकनीकी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया, इसका थुम्बा में किया गया है। थुम्बा कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में इसका क्या किया गया है, अभी सफल परीक्षण किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपका IAD, इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगी IAD। तो ये IAD जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा इस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो स्पेंट स्टेज रिकवरी में जो आने वाली लागत है उसको प्रभावी रूप से क्या कर सकता है, कम कर सकता है, और अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से जो पेलोड लैंडिंग है उसमें सहायता कर सकता है। IAD अगर बात करें, जैसे कि मैंने कहा इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं IAD बोलूँगी, IAD। तो IAD का इसरो का जो VSSC है, VSS का मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिज़ाइन किया गया है। IAD का जो है वो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और अभी IAD का थुम्बा जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी 300, किससे,
रोहिणी 300 साउंडिंग रॉकेट में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और ये जो आईएडी है ये वातावरण के माध्यम से जो नीचे गिरने वाली वस्तु है उसकी गति को धीमा करने का कार्य करता है। आईएडी क्या करता है, वातावरण के माध्यम से जो नीचे गिरने वाली वस्तु है उसकी गति को क्या करता है, धीमा करता है। और आईएडी ने क्या किया है, जो वायुगतिकीय ड्रैग है, वायुगतिकीय ड्रैग उसी के माध्यम से पेलोड के वेग को कम कर दिया है। और क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो अभी मैंने नाम लिया ड्रैग। क्या नाम लिया, ड्रैग। तो ये ड्रैग क्या होता है, किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है जो द्रव के माध्यम से अपनी गति का विरोध करता है। किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है जो द्रव के माध्यम से अपनी गति का विरोध करता है, ड्रैग कहलाता है। जब द्रव वायु के समान गैस होता है तो इसे वायुगतिकीय ड्रैग या वायु प्रतिरोध कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम बात करें इसरो की, कि इसरो यहाँ पे आया, तो इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक। और इसरो जो है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है इसरो का वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। और इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या करना है, उपयोग करना है। और इसरो के प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। अब जब इसरो का मैंने नाम ले लिया तो डीआरडीओ का भी जो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो डीआरडीओ के हेड कौन है, तो वो हैं, कौन है, समीर बी कामत। कौन है, समीर बी कामत। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए। किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को जनरल मानद की उपाधि से सम्मानित किया है? किसने किया है? किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसने सम्मानित किया है? नेपाल। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्हीं के द्वारा शीतल हाउस में इनको जनरल की मानद से उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसको? जनरल मनोज पांडे। कौन है? थल सेना प्रमुख हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये परंपरा जो चली आ रही है ये कब से? 1950 से चली आ रही है कि भारत नेपाल के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक दूसरे देश की यात्रा करना, एक दूसरे देश के थल सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा 1950 से चली आ रही है। और यह परंपरा 1950 में शुरू हुई थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला, क्या कह रहा है? कौन सा देश कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? चाइना। चाइना जो है, अब ये निडिल फ्री क्या होता है? यहाँ लिखा है निडिल फ्री वैक्सीन, तो ये है सूंघकर वैक्सीन का उपयोग, सूंघकर वैक्सीन का यूज़ करना। तो निडल फ्री का मतलब सूंघकर वैक्सीन का उपयोग करना। ये क्या है? इसको आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? चाइना बन गया है। और ये 91% तक प्रभावी है, 91% तक ये वैक्सीन क्या है? प्रभावी है। किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो ये जो है कैंसिको इंक कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है।
डार्क स्काई रिजर्व, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था बट सोचा एक बार फिर दे दूं ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में तो छपेगा ही, तो क्यों ना इसको बार बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मुझे अच्छा क्वेश्चन मिला तो मैं इसको दे दी। ये आपका द हिंदू न्यूज़पेपर से है। डार्क स्काई रिजर्व किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? खगोलीय प्रेक्षण को सुगम बनाना, निशाचर यानी कि रात्रिकालीन पक्षी प्रजातियों की रक्षा करना, खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। भारत का अभी प्रथम डार्क स्काई रिजर्व जो है वो चर्चा में है। तो इसमें जो डीएसटी है, डीएसटी डिपार्टमेंट जो मतलब डीएसटी जो है यानी कि डीएसटी का मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है, इसने अपनी तरह की क्या किया है, लद्दाख में मैंने बताया था कि आने वाले 3 महीनों में लद्दाख के हनले में आने वाले 3 महीने में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा जो डीएसटी है यानी कि मतलब क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने इसकी घोषणा की है। ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जिसे कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से क्या किया जाता है, मुक्त रखा जाता है। और इसका उद्देश्य आमतौर पर देखा जाए तो खगोल विज्ञान को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। भारतीय खगोलीय वेधशाला की बात करें तो इसका जो उच्च तुंगता वाला स्टेशन है पश्चिमी हिमालय के उत्तर में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। और ये जो हेनले में डार्क स्काई रिजर्व रखा गया है चांगथांग की, मैंने बताया था एक घाटी है जिसका नाम है चांगथांग की हनले घाटी में नीलमखुल मैदान में, कौन से मैदान में, नीलमखुल मैदान में सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित यह विरल मानव आबादी वाला क्या है, एक शुष्क ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पे? लद्दाख के हनले में स्थित है। और मेघ रहित आकाश, निम्न वायुमंडलीय जल वाष्प इसे प्रकाशीय और रक्त किरण के लिए विश्व के सर्वाधिक उत्तम स्थलों में से एक बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको छाप लीजिए। आज के 5-6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा लेक्चर। चलिए फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लिज ट्रस बनी हुई हैं ऋषि सुनक को हरा करके। फिर है हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? 7.7% कर दिया है। विशाल दवा पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई है। मंदिर का निर्माण कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कराया था। यह भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर गांधार कला का प्रभाव है। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगड़ी में इस मंदिर की भव्यता का वर्णन है। यहाँ किस मंदिर का वर्णन किया जा रहा है? मार्तंड सूर्य मंदिर। मैंने कल बताया था कि भारत में 4 सूर्य मंदिर हैं। कौन कौन सा, वो कल के लेक्चर में मैंने बताया है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था कल का भी। कुर्की जो हाल ही में समाचार में संबंधित है, कुर्की मैंने बताया था ये जब्त करने से संबंधित है कि किसान की कोई जमीन है जिसकी कुर्की जो पहले से ही ऋण देने वाली संस्था है व्यक्ति के पास ऋण के बदले गिरवी रखी गई हो। तो ये पंजाब में पंजाब के विषय में आया हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर से, वहाँ से मैंने इसको लिया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन टीचर्स डे भी मनाया जाता है, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था पूरा, या वहाँ से जाके देख लीजिए। विशेष खली का हाल ही में निधन हुआ है। किस क्षेत्र से संबंधित? प्रसिद्ध इतिहासकार थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की है? मेघालय में की है। किसे अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? बराक ओबामा को मिला है। और चुंदन वल्लम, इरुट्टुकुथी वल्लम और ओडी वल्लम किससे संबंधित है? केरल की पारंपरिक नाव दौड़ से संबंधित है, जिसको स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, जो कि मैंने कल ही बताया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तमिलनाडु आया था क्वेश्चन में, तो ये बता देना, ये है तमिलनाडु, ये है केरला, ये सब आपको ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ आया था, छत्तीसगढ़ के में अभी 31 स्टेट हो गए हैं, ये देखिए 31 शहर हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक लाइक करिए, लाइक करने से बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, एक लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, तो प्लीज़ लाइक करिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप लाइक कर देते हैं, मेहनत सफल हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और इस बार का सैटरडे थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्यों होगा वो बाद में ही पता चले। हाँ, आज का थंबनेल था वो मैं डिस्कस करना भूल गई, एक बार और एक मैं डिस्कस करना भूल गई थी। तो चलिए याद आ गया सडनली, तो मैं इसको बता देती हूँ कि क्या था जिसको थंबनेल मैंने बनाया हुआ है, तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि रुकिए, मैं थंबनेल के पास ही जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे चीज़ों को क्या डिस्कस कर रही हूँ।
कि क्या हुआ है कि एक अंकिता कुमारी नामक लड़की है, तो उसको एक मतलब लड़के ने क्या किया, पेट्रोल डाल करके आग लगा दी है। तो वो झारखंड की रहने वाली है, झारखंड हत्याकांड है। तो वहाँ के दुमका के नगर एरिया में तो ये लड़का जो था वो इससे लव करता था, बट ये नहीं करती थी। तो क्या किया गया, मतलब फ़ोन पर बात करने से इसने मना कर दिया था, तो इसीलिए क्या किया, घर में घुस करके जा करके ये जिंदा जला देता है। और भी 12th की स्टूडेंट थी। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ये लोग एक कह दीजिए कि हमारे समाज के लिए एक कलंक हैं, फालतू खाली बोझ हैं और कुछ नहीं है हमारे उसके लिए, कुछ कोई काम धाम नहीं है, खाली ड्रामा करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग को तो छोड़िए, क्या बात किया जाए। चलिए फिर यहीं रखते हैं, सेशन को बंद करते हैं और कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।